शिक्षक जो बीएड, डीएलएड, एमएड अर्थात शिक्षा जगत और रोजगार क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र छात्रा हैं, उन सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर में जो एक्टिविटीज़ फाइल तैयार हो रही है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक्टिविटीज़ नंबर 7 अर्थात प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक्टिविटीज़ 7 प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल को लेकर के यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जो यह फाइल एक्टिविटीज़ फाइल होगी, उसका फ्रंट पेज यहाँ जो दिया गया है उसमें सबसे ऊपर होगा नेम ऑफ द टीचर ट्रेनीज, ये डिटेल्स अबाउट स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट हैं और आपका यह डिटेल्स है, कैसे आप अपना फ्रंट पेज उस फाइल का बनाते हैं उसको लेकर के है। नेम ऑफ टीचर ट्रेनिंग, उसके बाद नीचे है सेक्शन, उसके नीचे है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, फिर है कॉलेज रोल नंबर और उसके आगे है नेम ऑफ द स्कूल, जहां आप ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं उस स्कूल का नाम लिखना है, तथा साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन आपने किए हुए हैं। तो हर एक एक्टिविटीज़ में ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है और जैसा आपका ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से आपको इसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल के बारे में कुछ आप परिचय दे देंगे, जो कि यहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। एक बात जो कि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ आपको अवगत कराने के लिए, विशेषकर एक्टिविटीज़ फाइल तैयार करते समय, कि यदि आप रियल मायने में चाहते हैं कि एक्टिविटीज़ फाइल कैसे तैयार हो, तो कृपया इस वीडियो को स्किप करते हुए आगे नहीं निकलें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो केवल स्किप करते हुए निकल जाते हैं। तो इस वीडियो को, जो एक्टिविटीज़ पर आधारित वीडियो है, उससे यदि आप सीखना चाहते हैं, फाइल बनाना चाहते हैं, तो आप कृपया इसे धीरे धीरे आराम आराम से लेकर के चलें, जिससे कि आपको फाइल बनाने में परेशानी नहीं होगी, आप इजीली फाइल को तैयार कर सकते हैं। यह एक नमूना मात्र है, एक सिंबॉलिक है कि ऐसे फाइल तैयार होता है। आप फाइल तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको और अच्छा बना सकते हैं, बेहतर फाइल बना सकते हैं, बशर्ते कि आप इसे समझे रहेंगे, तब यह संभव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात का ध्यान रखें कि वीडियो को स्किप करते हुए ना भागें, अन्यथा आपके लिए समस्या हो सकती है। तो बेहतर होगा कि आप आराम आराम से इस वीडियो को चला करके जो नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसको लेते जाएं और उसको नोट डाउन करते जाएं। स्किप करके जाएंगे तो आपकी अपनी समस्या होगी, आप उसके लिए परेशान होंगे, फिर बाद में परेशानी का कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह 7वां एक्टिविटीज़ फाइल है, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल। तो यहाँ पर हमने परिचय दिया हुआ है कि जो आप बनाएंगे फाइल वह कैसे बनेगी। तो समय सारणी के अर्थ को बताना है। समय सारणी वह सूची है जिसमें शिक्षकों तथा कक्षाओं का एक सप्ताह का कार्य विवरण प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आपको बताना है कि टाइम टेबल किसे कहते हैं, तो उसका यहाँ पर परिचय दिया गया है। उसके बाद एक सप्ताह में किस कक्षा में कौन कौन से विषय किन किन घंटों में किन अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, इसका पता समय सारणी से ही चल पाता है। यह समय और कार्य का विवरण करने वाला चार्ट होता है। यह जो चार्ट होता है समय और कार्य का विवरण, समय मतलब किस पीरियड में कौन टीचर जाएंगे और किस टीचर के द्वारा कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा और क्या उसकी प्रक्रिया होगी, वह सारा कुछ इसमें निर्धारित होता है कि खेल का पीरियड है, कि प्रैक्टिकल का पीरियड है, कि लाइब्रेरी की पीरियड है, कि किस विषय का पीरियड है, वह सारा कुछ इसमें दर्शाया गया होता है। इसीलिए कहा गया है कि यह समय और कार्य का विवरण करने वाला चार्ट होता है। वास्तव में इसे विद्यालय का स्पार्क प्लग भी कहा जा सकता है। जो रूटीन है उसे इसे आप दूसरे शब्दों में स्पार्क प्लग भी कह सकते हैं, जिसे विद्यालय की समस्त गतिविधियां हरकत में आ जाती है। अर्थात उस टाइम टेबल के अनुसार विद्यालय के सभी कार्य बहुत तेज़ी से संचालित हो सकते हैं और होने लगते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय सारणी शिक्षालय की दूसरी बड़ी है।
दूसरी करी है। अर्थात यह जो किसी भी संस्थान को सही ढंग से यदि चलाना है तो उसके यदि टाइम टेबल को, समय सारणी को सही से तैयार कर लिया जाए तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। विभिन्न शिक्षाविदों ने समय सारणी के संबंध में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वे इस प्रकार हैं। H.C. स्टेड का कहना है कि अपने दैनिक कार्य का योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी कही जाती है। यह वह रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है जिसमें विद्यालय के विभिन्न विषय गतिविधियों के बारे में जाना जा सकता है। वह विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर जसवंत सिंह साहब का कहना है कि डॉक्टर जसवंत सिंह कह रहे हैं कि समय सारणी स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रम को संचालित करता है। इसी प्रकार एक और साहब का कहना है कि विद्यालय समय सारणी वह दर्पण है जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब करता है। अतः समय सारणी विद्यालय के संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण चार्ट होता है। आगे इसके आवश्यकता और महत्व पर ध्यान देते हैं। समय सारणी विद्यालयी कार्यों के व्यवस्थित संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है। अच्छी समय सारणी निम्नलिखित कार्य हेतु आवश्यक होता है, जिसके मुख्य बिंदु यहाँ हैं। पॉइंट 1 कहता है कि समय सारणी समय के सदुपयोग करने में सहायक होती है। यदि विद्यालयी कार्यक्रम बिना पूर्व नियोजित योजना के तहत चलाए जाएंगे तो अध्यापक और विद्यार्थी निरुद्देश्य भटकते रह जाएंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि समय सारणी द्वारा विभिन्न विषयों को उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त समय की व्यवस्था की जाती है तथा किसी की अवहेलना नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, अच्छी समय सारणी शिक्षकों को कार्यों के प्रति रुचि एवं प्रेरणा विकसित करके उन्हें कार्यकुशल बना देती है। और चौथा पॉइंट है कि समय सारणी होने से यह पता चलता है कि कार्य का विवरण समांतर के सिद्धांत को आकार यह दिया गया है कि नहीं, अर्थात सभी विषयों को उस रूटीन में समान महत्व दिया गया है या नहीं, और साथ ही साथ जो हमारे पास शिक्षक हैं या हमारे हेल्पिंग हैंड हैं विद्यालय के संचालन में, उनका भी उसमें कितना स्थान निर्धारित किया गया है। आगे का पॉइंट है कि अच्छी समय सारणी के द्वारा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रुचि, अभिरुचियों तथा योजनाओं का चरण उपयोग किया जाता है। और छठा पॉइंट है कि अच्छी समय सारणी सभी कक्षा के समस्त रुचिकर रूप में सहायक होती है। अब यहाँ पर आपके पास जो यह चार्ट दिया गया है इस बात को दर्शाता है कि किस उम्र के बच्चों के लिए कितने देर का उन्हें लंच होना चाहिए और लंच के बाद भी उनका जो अन्य एक्टिविटीज़ है उसमें उन्हें कितना समय दिया जाना चाहिए। अर्थात उनकी जो पढ़ाई की अवधि है वह कितना महत्वपूर्ण है, उनके खेलने के लिए कितना समय महत्वपूर्ण है, उन्हें तरोताज़ा रखने के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, यह सब कुछ यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो यह जो चार्ट दिया गया है वह दर्शाता है कि कैसे हम रूटीन को बनाने में अपना ध्यान को एकाग्रचित करके एक अच्छा रूटीन बना सकते हैं। तो यहाँ जो हम सभी देख रहे हैं यह रूटीन जो दिया गया है, यह जो निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, विशेष करके यह जो बताया गया है इस बात को ध्यान में रखकर कि रूटीन हमें कैसे बनाने हैं। अर्थात 6 वर्ष से 9 वर्ष के आयु के जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनकी जो पीरियड होगी वह 20 से 25 मिनट की होगी। उससे ज़्यादा लंबी पीरियड उनकी होनी नहीं चाहिए। जो घंटी बजेगी, जो शिक्षक पढ़ाने जाएंगे, वह जो 6 वर्ष से 9 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का पीरियड
होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 9 वर्ष से 12 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनकी जो पीरियड की अवधि होगी वह 30 से 35 मिनट की अवधि होनी चाहिए। वह उनके मानसिक और शारीरिक अवस्था के अनुसार काफ़ी अनुकूल होता है। और तीसरा जो यहाँ दिया गया है, बच्चे की उम्र यदि 12 से 14 वर्ष की है तो उनकी जो पीरियड होगी वह 35 से 40 मिनट की अवधि होगी। और वहीं चौथा पॉइंट जो है वह 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए जो पीरियड निर्धारित होता है वह 40 से 45 मिनट का एक पीरियड निर्धारित होता है। तो इस प्रकार आप जो देख रहे हैं कि सभी उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग ढंग से यहाँ पीरियड दर्शाया गया है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, समझें तथा इसको अपने रूटीन बनाने में फॉलो करने का प्रयास करें। तभी जाकर के एक अच्छा रूटीन बनेगा जो कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए मानसिक दबाव को न डालते हुए, उनके मानसिक स्थिति पर प्रेशर न देते हुए शिक्षक और छात्र छात्राओं दोनों के लिए यह बड़ा ही उपयोगी होगा, कारगर होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है रूटीन बनाते समय कि कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कितनी अवधि का एक पीरियड रखा जाए। यह हम शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी बात का ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छा रूटीन बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वह यह है कि कैसे हम रूटीन बनाएं। वह जो कि यदि मान लीजिए हम किसी स्कूल में ड्यूटी करने जा रहे हैं या किसी स्कूल के डायरेक्टर हैं या किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें रूटीन बनाने का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी जाकर के हमारा कक्षा संचालन, विद्यालय संचालन सही ढंग से हो सकेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाया गया है, यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो टाइम टेबल बनता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका समय दिया गया है। यह विद्यालय का नाम सबसे ऊपर में दिया गया, फॉर्मेट ऑफ द स्कूल जो बना करके टाइम टेबल दिए हैं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखें। इसमें जो बताने का प्रयास किया गया है यह बहुत ही एक अच्छा रूटीन है, क्योंकि इस रूटीन के आधार पर बच्चों को कहीं भी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि समय है हॉरिजॉन्टल दिशा में अर्थात लेफ्ट टू राइट में टाइम दिया गया है तथा वर्टिकली अर्थात ऊपर से नीचे की ओर दिवस दिए गए हैं। यहाँ लिखा है समय, कालांश, कक्षा, और यह जो नीचे दिया गया है आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और इस तरीके से आपको अपना ये निर्धारित कर लेना है कि किस दिन हमें क्या विषय पढ़ाने हैं। उसके बाद कक्षा संचालन का जो है वह बेल लगेगा। बेल लगने के बाद यहाँ प्रार्थना सभा होगी जिस पर कि इसका भी कालांश निर्धारित किया गया है कि कितने देर का आप प्रार्थना रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषय, यहाँ पर मुख्य रूप से इन बातों को ध्यान रखना है जो कठिन विषय हैं, बोझिल विषय हैं और जो बच्चों को पढ़ने में, समझने में और समझाने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, वैसे विषय को शुरू के कालांश के जो पीरियड हैं उसमें इन्हें हमें रखना चाहिए। अर्थात लंच के पहले जो मुख्य रूप से विषय होते हैं, कठिन विषय जिसमें कि बच्चों के मानसिक रूप से तरोताज़ा होने की आवश्यकता होती है, उन विषयों को हमें आगे रखना चाहिए। उसके बाद जो आप देख रहे हैं इस टाइम टेबल में शुरू के 2 पीरियड पढ़ाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा अल्प विराम दिया गया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं यह अल्प विराम की प्रक्रिया दी गई है। यहाँ अल्प विराम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम मध्याह्न दिया गया है, अल्प विराम है। इसमें अल्प विराम में बच्चों के लिए पढ़ाई बोझिल नहीं होती है और इनके पास 5 से 10 मिनट का ब्रेक दिया गया है। उसके बाद फिर तीसरी पीरियड, पहली और दूसरी पीरियड के बाद तीसरी पीरियड जो शुरू होगी उसके पहले एक छोटा सा 10 मिनट का अल्प विराम दिया गया है, अल्प मध्याह्न है। उसके बाद उस 10 मिनट में से 15 मिनट के बीच में बच्चे अपने आप को तरोताज़ा कर लेते हैं और फिर तीसरी पीरियड, चौथी पीरियड
यहाँ दिखाई गई है। तीसरी पीरियड, चौथी पीरियड और पाँचवीं पीरियड इसमें पुनः अध्यापन का कार्य होता है और उसके बाद एक लंबी मध्याह्न होती है। जो यहाँ आप देख रहे हैं यह भी मध्याह्न का समय है, अर्थात लंच है या जो भी उस विद्यालय के द्वारा संचालन करने की प्रक्रिया है उसका यहाँ ध्यान रखा गया। एक बात और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि लंच की अवधि क्या रखी जाए। तो हम जैसा कि जानते हैं कि लंच की अवधि के लिए हमारा जो शरीर होता है वह मुख्य रूप से सुबह का ब्रेकफास्ट लेने के बाद दूसरे टाइम का जब हम भोजन करने के लिए हमारा शरीर मुख्य रूप से 2 बजे के आसपास हमारा शरीर जो होता है वह पूर्णतया तैयार हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 1:50 से 2:15 के बीच का मध्याह्न भोजन का समय रखा गया। तो रूटीन बनाने में इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से रूटीन बनाना है। इस बात को आप देखें, समझें और रूटीन बनाने का प्रयास करें। पढ़ना और पढ़ाना से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विद्यालय संचालन की प्रक्रिया को कैसे सुचारू ढंग से पढ़ाया जाए, कराया जाए, जिससे कि छात्र छात्रा, शिक्षक व अभिभावक सबों को आसानी हो। यदि रूटीन संतुलित नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो सकेगी, साथ ही शिक्षक भी परेशान होंगे और उसके साथ साथ उनके माता पिता, अभिभावक भी आए दिन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर परेशान रहेंगे। तो एक सही विद्यालय तभी चल सकेगा जब हम शिक्षक बच्चों की रूटीन की सही व्यवस्था रखें, जिससे कि उस बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। पढ़ाई से, खेल से, चारित्रिक निर्माण तथा सामाजिक विकास के साथ साथ सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सही रूटीन को जब हम बनाते हैं तो जाकर के वह रूटीन संतुलित रूटीन होता है। सेकेंड मध्याह्न, दूसरी मध्याह्न के बाद इसमें छठी, सातवीं और आठवीं पीरियड रखे गए हैं, जो कि शाम के 4:30 बजे तक यहाँ विद्यालय संचालन का समय अवधि दिखाया जा रहा है। अब बात यह आती है कि लंच के पहले की जो अवधि होती है उसकी पीरियड थोड़ी लंबी होती है और लंच के बाद की जो पीरियड होती है वह थोड़ी कम पीरियड की होती है, कम समय की होती है। अर्थात यदि लंच के पहले का जो हमारा क्लास है 45 मिनट 40 मिनट का अगर है तो लंच के बाद का जो हमारा टाइम टेबल होगा उसको आप 30 से 35 या 25 से 30 मिनट तक का घटा देंगे। उससे उसका कारण यह होता है कि जो शिक्षक और छात्र छात्रा पढ़ रहे होते हैं उनको पढ़ने में पढ़ाई बोझिल ना लगे और उनका जो कालावधि होता है वह भी छोटा होने से उन्हें विद्यालय में मन लगा रहेगा और साथ ही साथ छुट्टी का भी उनका ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो यह आपके लिए एक संपूर्ण परिचय था कि आप एक अच्छा रूटीन कैसे बना सकते हैं तथा एक अच्छा रूटीन बनाने में किन किन मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि रूटीन आप एक अच्छा बनाएं, एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे अध्यापक, एक प्राध्यापक के रूप में या फिर एक वर्ग संचालक के रूप में एक अच्छा रूटीन को कैसे बनाएं, जिससे कि आपकी परेशानी, शिक्षकों की परेशानी, छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जो भी बच्चे एक्टिविटीज़ फाइल तैयार कर रहे हैं, तैयार करना चाहते हैं, इस वीडियो को जल्दी स्किप न करते हुए आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट डाउन करते जाएंगे तो उनकी फ़ाइल आराम से तैयार हो जाएगी बिना किसी परेशानी के। तो इसी उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली और जो आपकी गतिविधि वाली एक्टिविटीज़ फाइल बची हुई है उसको मैं जब तैयार कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जा सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे अगले वीडियो में भी कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए इंतज़ार में रहेंगे, जिसका कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मन लगाकर पढ़ें, स्वस्थ रहें। फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।